नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आरओ यारो पेड क्विज हम लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछा जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना किस सदी में की थी। ठीक है, तो मोहम्मद साहब का जन्म जो है वो लगभग 570 ईस्वी के आसपास हुआ और लगभग 610 ईस्वी में इस्लाम की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। तो ये 7th AD हो जाएगा, है ना। अब इस्लाम धर्म के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से सबसे पवित्र स्थल जो है वो माने जाते हैं या फिर हैं। तो सबसे पवित्र है मक्का में जो लोग जाते हैं काबा, तो मस्जिद अल हरम जो है उसके अंदर का जो ये एरिया है इसको आप इस नाम से जानते हैं। यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद और दमिश्क में उमैयद मस्जिद, ये तीनों के नाम ध्यान रखिएगा, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अब सही कथन को चुना है। कुरान जो है इस्लाम की सबसे पवित्र पुस्तक है। ठीक है, तो जैसे हिंदू धर्म की पुस्तकें आप देखते हैं वैसे ही इस्लाम धर्म में कुरान जो है सबसे पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और हदीस जो है, हदीस में जो भी परंपराएं हैं और मोहम्मद पैगंबर साहब की जो बातें हैं, है ना, जो कह लीजिए स्मृतियां हैं, उन सब का संकलन है हदीस। तो ये भी जो है इस्लाम से संबंधित दोनों तथ्य सही हैं। अब देखें, पैगंबर मोहम्मद साहब की जयंती को चिन्हित करने के लिए कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। तो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है मिलाद उन नबी, है ना। डी विकल्प जो है ये करेक्ट होगा। अब देखें, भारत का इस्लाम से सबसे पहला संपर्क किसके द्वारा हुआ। तो इस्लाम की फाउंडेशन की बात की अभी हमने, उसी के दौरान 7th सेंचुरी के टाइम पीरियड में आप ये देखते हैं, ये मालाबार कोस्ट है ना, ये केरला और कर्नाटका का रीजन। तो यहाँ पे जो अरब व्यापारी यहाँ आते रहे, इनके माध्यम से सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन होता है और धीरे धीरे इसी टाइम पीरियड में यहाँ पे ये कह लीजिए मुस्लिम्स जो है सेटल होने लगे इंडिया में। और यहीं से देखेंगे तो साउथ इंडिया में भी आज की डेट में जो काफ़ी एक बड़ी मेजॉरिटी में इस्लाम धर्म से संबंध रखने वाले लोग पाए जाते हैं, तो इनका ओरिजिन भी यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ध्यान रखेंगे इसको, सी विकल्प हमारा करेक्ट होगा। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम कौन था। तो सबसे फर्स्ट जो मुस्लिम इन्वेजन इंडिया में हुआ लगभग 711 ईस्वी के आसपास मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। ठीक है, और इंडियन जो उस समय की जनता थी उनके संबंध में हिंदू शब्द का भी प्रयोग जो है यहीं पे अरबों के द्वारा इसी टाइम पीरियड में किया गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखें, अरोर का युद्ध मोहम्मद बिन कासिम ने किस शासक के साथ लड़ा था। तो अभी हमने बात की इन्वेजन इनका जब होता है तो इधर सिंध के रीजन में जो वर्तमान पाकिस्तान में है, यहाँ का शासक था ये दाहिर, है ना। तो इनके मध्य ये बैटल ऑफ अरोर जो है ये हुआ था। अब कासिम के बाद महमूद गजनी का टाइम पीरियड देखते हैं, तो उसके संबंध में गलत कथन हमको इसमें से देखना है। तो महमूद गजनी ने 1001 से 1026 ईस्वी के मध्य भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया। काफ़ी चर्चा में ये फैक्ट वैसे भी रहता है, तो ये ठीक है। और ये जो है गजनी वंश के संस्थापक सबुक्तिगीन इसका पुत्र था, तो ये भी ध्यान रखिएगा, महमूद गजनी की बात हो रही है। दोनों कथन इसमें ठीक है, तो गलत कुछ भी नहीं है। आगे देखें, इस्लाम में इसमें से कौन सा कर इसको मुस्लिम शासक के द्वारा गैर मुसलमानों को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के लिए शुल्क माना जाता था। तो ये है जजिया। जजिया ही आप आगे चल करके जब मुगल टाइम पीरियड में आप देखते हैं ना कि इसको बंद भी किया जाता है, फिर शुरू किया जाता है, फिर ब्राह्मण्स पे लगाया जाता है, इन सब बड़ी एक लंबी हिस्ट्री है। ठीक है, तो जजिया की स्टार्टिंग जो है इस्लाम में इस मान्यता के साथ स्टार्ट है कि ये जो है नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम शासक के द्वारा प्रदान की जाने वाली सुरक्षा के रूप में लिया जाने वाला कर है। आगे देखें, चचनामा पुस्तक किस विजय का इतिहास दर्ज करती है। तो ये पुस्तक जो है चचनामा या फिर इसको फतेहनामा सिंध भी कहा जाता है। यही जो अरब इन्वेजन हुआ इसमें सिंध के रीजन में, ठीक है, तो उन्हीं के रेफरेंस में जो 7th 8th सेंचुरी के टाइम पीरियड की घटनाएं हैं उसका विवरण देती है।
अब है कि वित्त आयोग के बारे में हमको सही कथन का चयन करना है। तो संविधान में 280 नंबर अनुच्छेद में वित्त आयोग की बात की गई है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या ऐसे समय पर किया जाता है जब वह आवश्यक समझे। तो ये ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, लगभग ये 5 सालों पे होता है। तो लास्ट वाला जो हुआ है 15th फाइनेंस कमीशन हुआ था और उसके अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों सही हैं। अब है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और कितने अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो एक चेयरमैन, जैसे अभी हमने देखा 15 फाइनेंस कमीशन में NK सिंह थे और 4 अन्य मेंबर होते हैं। ठीक है, तो कुल 5 सदस्यीय निकाय होता है। अब है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो पहला ये मतलब फाइनेंस कमीशन गठित किया गया था वो 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, जरा आप हमको कॉमेंट करके बताइए। अब देखें वित्त आयोग के बारे में ही कौन सा कथन सही है। ठीक, तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि आयोग में कुल 4 अदर मेंबर्स और एक चेयरमैन, तो कुल 5 लोग हुए, तो 6 गलत हो जाएगा, है ना, 6 सदस्य नहीं होते हैं। आयोग के अध्यक्ष को फिर से नियुक्त नहीं किया जा सकता, तो ये कथन गलत है क्योंकि वो एलिजिबल होते हैं दोबारा अपॉइंटमेंट के लिए। ठीक है, उनको फिर से अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, ये भी गलत हो गया। अभी हमने आपसे पूछा कि आयोग के पहले अध्यक्ष के संथानम थे, तो ये गलत हो जाएगा। जो 1951 में कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया उसके अध्यक्ष थे KC नियोगी, तो इसमें से कुछ भी नहीं सही है। अब संविधान के अनुच्छेद 243 सब क्लॉज 1 और 243Y है ना, ये अपने आप में एक अनुच्छेद है। ठीक, तो ये दोनों किससे संबंधित हैं? तो राज्य लेवल पे जो स्टेट फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है भाग 9 के तहत, उनके बारे में ये दोनों अनुच्छेद हैं। इनकी चाहे तो वर्डिंग एक बार सर्च करके देख लीजिए। कौन से संशोधन अधिनियम ने केंद्र और राज्य के बीच राजस्व के हस्तांतरण की वैकल्पिक योजना जो है उसको प्रदान किया था? तो ये बना था आपका 10वां फाइनेंस कमीशन, उसके अध्यक्ष थे KC पंत। तो उनके रिकमेंडेशन पे एक अमेंडमेंट किया गया था जो मतलब यूनियन गवर्नमेंट की जो इनकम है और उसके रेफरेंस में जो स्टेट्स को डिवोल्यूशन दिया जाना है, यही फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे, तो उसी के रेफरेंस में यहाँ पे जो एक अल्टरनेटिव स्कीम सुझाई थी इन्होंने, 80वां संशोधन किया गया था। यहाँ पे देखिए D विकल्प में होगा सन 2000 में। ठीक, तो थोड़ा इसके बारे में चाहे तो देख लीजिएगा सर्च करके। अब देखें किस अनुच्छेद के अनुसार कर केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच उसको वितरित किया जाता है? तो आप हमको जरा ये बताइएगा कि ऐसा कौन सा कर है जिसको केंद्र सरकार लगाती है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट वो दोनों के बीच में होता है, यानी कि सेंट्रल और स्टेट दोनों के मध्य। इसको कमेंट करके बताइए। फिलहाल ये प्रावधान अनुच्छेद जो है 270 में है। अब है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित की गई भारत की आकस्मिकता निधि, है ना, कंटिजेंसी फंड? किसी भी जो है अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, कोई मान लीजिए ऐसी घटना हो जाती है उसके लिए पैसा चाहिए, तो उसके लिए एक जो है धनराशि बना करके रखी गई है अनुच्छेद 267 सब क्लॉज 1 के तहत। अब है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतरराष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो मान लीजिए भारत और किसी एक अन्य देश, मान लीजिए A कोई देश है, ठीक है, तो इंडिया और A के मध्य कोई एग्रीमेंट होता है, ठीक है, और तो इंटरनेशनल लेवल का हो गया जिसमें दोनों देशों के हितों की जो है बात हो, तो ऐसे अग्रीमेंट के लिए कोई लॉ बनाना जरूरी है जिसके माध्यम से उस प्रावधान को लागू कराना है, तो वो प्रावधान अनुच्छेद 253 में है। C विकल्प को चुनेंगे। अब देखें क्षेत्रीय परिषदों के निर्माण का विचार भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो जोनल काउंसिल जो है एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1956 में, ठीक है, तो उसी के तहत 5 जोनल काउंसिल्स को सेटअप किया गया था 56 में ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है कह लीजिए ये विचार थे इस संबंध में। उत्तर प्रदेश विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष यानी कि स्पीकर कौन है? तो ये हैं सतीश महाना। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो ये है यहाँ प्रयागराज में, इलाहाबाद। अब देखें कि उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में प्रथम स्थान इन 2 जो पॉइंट हैं उसमें से किस में है? तो सर्वाधिक नलकूप सिंचित क्षेत्रफल यानी कि जो ट्यूबवेल होता है उसके माध्यम से कृषि जो की गई फसलें हैं उनको सींचने का काम जो है उसमें सबसे प्रथम स्थान है उत्तर प्रदेश का, और नहर से भी जो सिंचाई होती है उस मामले में भी हम प्रथम स्थान पे हैं।
काकोरी कांड के किस क्रांतिकारी को गोरखपुर की जेल में फांसी दी गई थी? तो 1925 का आप काकोरी ट्रेन जानते होंगे एक्शन, तो उसके जो ये अभियुक्त थे रामप्रसाद बिस्मिल, इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। तो आपको ये बताइए जरा किस वर्ष में दी गई थी, ईयर कमेंट करके बताइए। प्रसिद्ध गुप्त काल का दशावतार मंदिर जिससे उत्तर भारत के सबसे पहले पंचायतन मंदिरों में से एक के रूप में मान्यता प्राप्त है, कहाँ स्थित है? तो देखेंगे गुप्त टाइम पीरियड में दशावतार मंदिर भगवान विष्णु को डेडिकेटेड ये बनाया गया था यहाँ देवगढ़ में, ठीक है। ये इसमें उत्तर प्रदेश का जो ललितपुर है वहाँ स्थित है। आगे है चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 1986 की चेरनोबिल परमाणु आपदा किस देश से संबंधित है? तो ये आपका जो कह लीजिए न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये यूक्रेन का है। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था 1986 में। इसमें देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फोटोकेमिकल स्मॉग को पहली बार किसके रूप में पहचाना गया था? तो जब पॉल्यूटेंट्स आप पढ़ते हैं जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं उसमें एक चीज़ आती है फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक। तो पहली बार ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था 1940s में, तो उसमें लॉस एंजलिस के ऊपर इसकी जो कह लीजिए पहचान की गई एज एक पॉल्यूटेंट के रूप में। तो इसी को लॉस एंजल्स नाम भी दिया जाता है, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग को कई बार लॉस एंजल्स स्मॉग भी कहा जाता है। तो वही यहाँ पे आपसे पूछा गया था, सी को चुनेंगे हम। अब देखिए ऑयल जैपर क्या होता है? तो जहाँ पे जैसे कच्चे ऑयल के जो ये एरियाज होते हैं तो वहाँ पे जो चूंकि ऑयल है तो एक प्रकार से कीचड़ का रूप हो जाता है उस एरिया में, है ना, और ऑयल स्पिल की घटनाएं बहुत होती हैं, ठीक। तो उन्हीं को रोकने के लिए एक इको फ्रेंडली मेथड होता है ऑयल जैपर। एक बार इसको सर्च करके देखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला सिर्फ ठीक है। अब देखें जो सॉलिड वेस्ट होते हैं, ठीक है, ठोस अपशिष्ट, इनकी भौतिक विशेषता यानी कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? तो देखिए फिजिकल में चूंकि देखिए सॉलिड वेस्ट की ये चार की चारों जो है यहाँ पे विशेषताएं हैं, लेकिन नमी की मात्रा, घनत्व, पारगम्यता यानी कि परमिएबिलिटी, किसी सॉलिड वेस्ट में कोई चीज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकती है या नहीं, उस रेफरेंस में आप पारगम्यता को देखते हैं। ये तीन चीज़ें आपकी आती हैं फिजिकल जो है विशेषताओं में। कार्बन की मात्रा जो है किसी पर्टिकुलर हमारे सॉलिड वेस्ट की वो केमिकल विशेषता है ना, तो ये ऑड हो जाएगा। आगे देखें गीले कचरे को खाद में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जैसे घरों में भी आपने देखा होगा जो आपके गीले कचरे होते हैं उसको कंपोस्टिंग के माध्यम से खाद में बदलने की प्रक्रिया जो है ये होती है। मीथेन गैस के बारे में सही को देखना है। तो ये एक बेसिकली देखेंगे तो रंगहीन और गंधहीन, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, ऐसी गैस होती है। तो ये वाला ठीक है। इसे मार्श गैस या मिथाइल हाइड्रोइड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वाला भी ठीक है। चूँकि मार्शी लैंड जो होते हैं जिसे आपने देखा होगा ये नाली वगैरह, है ना, तो ऐसे एरिया से इनका एमिशन होता है, तो इस वजह से इसको मार्श गैस कहते हैं। या फिर जैसे धान वान के खेत होते हैं वहाँ से भी इसका उत्सर्जन होता है। और केमिकल फार्मूला इसका गलत है, CH4 होता है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे ज़्यादा वनावरण फॉरेस्ट कवर विश्व के किस देश में है? तो ये है आपका रशिया में। अब देखें भारत के संदर्भ में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष की जो है उसके अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कम से कम 1/3 हिस्से को वन या वृक्ष आच्छादन के तहत लाने के लिए बनाया गया था। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में जो आई थी उसके माध्यम से हमारा भारत के कुल क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा वन क्षेत्र के अंतर्गत होना चाहिए, परंतु ऐसा है नहीं। ISFR 2021 की रिपोर्ट के संबंध में हमने कई सारे क्वेश्चन ऑलरेडी देख रखे हैं। तो आप जरा बताइए कि इसके तहत इस समय हमारे भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल जो है वो वृक्ष आच्छादित है या वन आच्छादित है? जरा कमेंट के माध्यम से बताइए। तो अब देखिए ISFR 2021 के आंकड़े आ गए कि इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा झाड़ी यानी कि बुश कवर जो है वो किस जनपद में है। तो हालांकि ये आंकड़े एक बार फिर से देख लीजिएगा। अभी चूंकि 2 साल तक यही देखने हैं आपको, मतलब एक साल बीत गया, 1 साल और है अभी, तो अभी यही पूछा जाएगा। तो झाड़ियाँ सबसे ज़्यादा हैं आगरा में। इसमें देखें उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है ISFR 2021 के अनुसार। तो 21 के अनुसार जो है इस विकल्प में कोई ठीक नहीं है। 2019 वाले जो आंकड़े आए थे तो उसमें 6.88% जो है ये हमारा आंकड़ा था। 21 के अनुसार क्या है जरा आप हमको कमेंट करके बताइए। तो पहले आपको ये चीज़ें बताई गई हैं।
इसमें सही कथन को चुनना है। उत्तर प्रदेश में पहाड़ी जिलों की संख्या 2 है, तो ये गलत है। पहाड़ी जिले जो भी थे वो उत्तराखंड जब वर्ष 2000 में बना था, 13 जिले, तो उन्हीं से बना था कुल मिलाकर के उत्तराखंड, तो वो उसमें चले गए थे, तो पहाड़ी जिला एक भी नहीं है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में जनजातीय जिलों की संख्या 4 है, ये वाला भी गलत है, क्योंकि ISFR 2021 की जो रिपोर्ट आई उसमें भी जो ये आदिवासी जिले की संख्या बताई गई वो है 1, ठीक। तो इसमें दोनों कथन हमारे गलत हैं। तो ये 1 जिला आदिवासी कौन सा है, जरा आप ये बताइए। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक वनावरण है, प्रतिशत और टोटल एरिया के हिसाब से, दोनों के टर्म में, ठीक है। तो ये है सोनभद्र। मानसिक विकारों के भारी बोझ को दूर करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो ये भी एक पुरानी स्कीम है, 1982 में लॉन्च की गई थी। ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, हेल्थ मिनिस्ट्री के अंतर्गत। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को किसको वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था, ये बताना है। तो इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2021 में, जो स्टार्टअप्स हैं, है ना, इनके लिए। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है। तो एक स्कीम चलाई गई थी 2015 में, फेम, है ना, ए विकल्प में देखिए जो लिखी है, फुल फॉर्म है इसका फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। तो इसी में इन सब वाहनों के जो है उत्पादन और जो कह लीजिए आगे इन चीज़ों को बढ़ाने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया था। अब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आहार क्रांति मिशन जो है किस वर्ष में शुरू किया गया? तो ये भी जो है कोविड-19 पैंडेमिक का समय जो चल रहा था उस दौरान अप्रैल 2021 में इसको स्टार्ट किया गया। भारत सरकार ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, है ना, इसके लिए 3 साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे लिखे हैं 2020-21 से 22-23 के मध्य कितनी राशि जो है करोड़ में आवंटन को मंजूरी दी थी? तो 2020 में ही इसको राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन चलाया गया था कृषि और कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। तो इसमें कुल 500 करोड़ जो है इसको आवंटित किया गया था। आगे है कि मिशन फिंगरलिंग भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? तो फिंगरलिंग मिशन चलाया गया था जो है ये आपका फिश प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ाने के लिए, जो हमारी ब्लू रेवोल्यूशन है उसके अंतर्गत 2014-15 के जो आंकड़े थे उसके रेफरेंस में 2020-21 तक के जो आंकड़े हैं वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसको चलाया गया था, हमारा जो कृषि कल्याण मंत्रालय है इनके द्वारा, ठीक। तो मछली पालन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए NMAET, है ना, एक ये कह लीजिए प्रोग्राम है, इसको चलाया गया था। तो इसका अर्थ क्या है? तो नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, डी विकल्प जो है इसको स्टार्ट किया गया था जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान है उसके दौरान। और इसमें वही था कि जो किसानों को कह लीजिए एक्सटेंशन मिले उनकी कृषि में, उसके रेफरेंस में इसी के और 4 सब मिशन थे, है ना, जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए एक मिशन था, सीड प्लांटेशन के लिए मिशन था, ये मशीनाइजेशन के लिए था। इसको एक बार सर्च करके चाहे तो देख लीजिएगा, उसी के बारे में यहाँ पूछा गया था। तो ध्यान रखेंगे, नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी। पुरानी स्कीम्स देखिए पूछी जाती हैं, तो इस वजह से आपको मजबूरी है इस चीज़ों को पढ़ना, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखिएगा। नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना भारत सरकार के द्वारा किसके उचित कल्याण के लिए शुरू की गई थी? तो पशुधन संजीवनी नकुल स्वास्थ्य पत्र योजना पूरा नाम था इसका, 2017 में इसको चलाया गया था। ये पशुपालन मंत्रालय जो है, तो पशुओं के संवर्धन के संबंध में। इसमें है कि पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति के तहत, है ना, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम चलाई गई थी। तो उसके तहत किस पोषक तत्व पर सब्सिडी की एक निश्चित दर रुपए प्रति किलोग्राम के आधार पर इसकी घोषणा की जाती है? तो 2010 में ये फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री जो है इन्होंने लॉन्च किया था न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम। उसके तहत यूरिया को छोड़ करके बाकी जो अन्य पोषक तत्व खादों में मौजूद होते हैं उनके आधार पर प्रति किलोग्राम के आधार पर सब्सिडी दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटाश, सल्फर, ठीक है, इन सब पे मिलती है, चारों को चुनेंगे। भारत सरकार ने एक नई पहल स्टे इन इंडिया एंड स्टडी इन इंडिया इसको शुरू किया। तो किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था? तो हायर एजुकेशन के संबंध में इसको लॉन्च किया था 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने।
अब है कि विश्व जल दिवस 2021 पर प्रधानमंत्री मोदी ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये अभियान लॉन्च किया था। तो बताना ये है कि विश्व जल दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो ये कब होता है 22 मार्च को। और ये ध्यान दीजिएगा कि जल शक्ति अभियान जो है वाटर के कंजर्वेशन के संबंध में इसको लॉन्च किया गया था 2021 में।